केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। सोमवार से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल। मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। कल सुबह से ही डीडी न्यूज पर चुनाव के आएंगे ताजा तरीन नतीजे। पीएम मोदी दुबई की सफल यात्रा कर लौटे स्वदेश। दुबई में जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। भारत की पहल पर ग्रीन क्रेडिट की हुई शुरुआत। 2028 के लिए कॉप 33 की मेजबानी करने का दिया प्रस्ताव। तूफान मिचांग के असर से तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका। तमिलनाडु के कई जिलों में चेतावनी जारी। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की दी गई चेतावनी। गाजा में संघर्ष विराम खत्म होते ही इजराइल के हमले में 178 लोगों की मौत। 5 बंधकों के मरने की हुई पुष्टि। अमेरिका ने कहा हमास के कारण खत्म हुआ संघर्ष विराम। शतरंज ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा की बहन वैशाली रमेश बाबू बनी भारत की 84वीं ग्रैंडमास्टर। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणवल्ली के बाद बनी देश की तीसरी महिला ग्रैंडमास्टर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से आज लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और इसका 22 दिसंबर तक चलना प्रस्तावित है। इस दौरान 15 बैठकें होंगी, जिनमें 18 अहम विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रचनात्मक चर्चा के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। और संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा की आचार समिति टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले में अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी। समिति ने महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म किए जाने की सिफारिश की है। महुआ पर सवाल पूछने के बदले गिफ्ट, पैसे लेने और संसद का लॉगिन साझा करने का आरोप लगाया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की आचार समिति को जांच सौंपी थी। इस मामले में लोकपाल को भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद सीबीआई जांच भी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ चल रही है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो यह आपसे जानना चाहेंगे कि 4 तारीख से संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है। हमने पिछले सत्र में देखा था काफ़ी हो हंगामा हुआ था, बावजूद उसके विधायी कामकाज हुए। एक बार फिर से हम क्या उम्मीद करें कि इस सत्र में भी विधायी कामकाज सुचारू तरीके से हो पाएंगे? देखिए, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात की उम्मीद जताई है कि जो मौजूदा लोकसभा है, 17वीं लोकसभा, उसका ये अंतिम पूर्ण सत्र है। ऐसे में विपक्षी दल सहयोग करेंगे। मुद्दे जो चर्चा चाहते हैं उस पर सरकार तैयार है और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण विधायी कामकाज के साथ सरकार इस सत्र में सामने आ रही है। और हमने देखा है कि 18 विधेयक सूचीबद्ध भी किए गए हैं। बैठक शुरू हो चुकी है, सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित तमाम सत्ता पक्ष की तरफ से नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं अलग अलग दलों के जो सदन के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, तमाम अन्य दलों के नेता, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कुल विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया है कि 14 मुद्दे हैं जिन पर वो सदन में चर्चा चाहते हैं। महंगाई और तमाम अन्य मुद्दे जिस पर वो चाहेंगे कि इस सत्र के दौरान चर्चा हो। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या सहमति बनती है सत्ता और विपक्ष के बीच चर्चा को लेकर। चूंकि उम्मीद जताई है प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री ने कि इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो तो सरकार को इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तैयार है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी होना। हम जानते हैं कि गृह मंत्रालय से जुड़ा 3 जो महत्वपूर्ण विधेयक है
जी। जो वो भी इसी सत्र के दौरान पेश किया जाना है और सरकार चाहेगी कि उसे पारित कराया जाए। एक सवाल शैलेंद्र, मैं चाहूँगा कि महुआ मोइत्रा पे भी आपसे लूँ। सवाल ये कि अब वो आचार समिति ने इस बात को कहा है कि इनकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाए, कल वो रिपोर्ट भी पेश होगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस सत्र में अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो महुआ मोइत्रा को अब वो संसदीय गतिविधियों में, कार्य में वो शामिल नहीं हो पाएंगे, खासकर इस सत्र में, शीतकालीन सत्र में? ये देखिए, प्रक्रिया होती है जिसमें जब कोई इस तरह की शिकायत आती है, जैसे महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत है, ये आचार समिति उसकी जांच करती है, पक्ष जाना जाता है और हम जानते हैं कि वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। खुद महुआ मोइत्रा को बुलाया गया था, शिकायतकर्ता को बुलाया गया था, निशिकांत दुबे को, और उसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई और वो रिपोर्ट कल जब परसों संसद का सत्र शुरू होगा, पहले दिन, अगले हफ्ते के पहले दिन वो सदन के पटल पर रखी जाएगी और संभावना यही है, उम्मीद यही है कि उस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा लोकसभा में। और स्वीकार के साथ ही जैसा कि हम सूत्रों के हवाले से ये जान रहे हैं कि महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता के निष्कासन की, यानी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। तो अगर ये रिपोर्ट स्वीकार की जाती है, इस बात की संभावना है, तो निश्चित तौर पर जो लोकसभा के सांसद के तौर पर उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और इसके रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद आगे से आदेश जारी होने के बाद सत्र, बचे हुए सत्र में हो सकता है कि संसद सदस्य के तौर पर महुआ मोइत्रा शामिल ना हो पाए। तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि पहले दिन जब ये रिपोर्ट रखी जाएगी, रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी, उसके बाद निश्चित तौर पर उनका जो निष्कासन है उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। जो आरोप लगे हैं शैलेंद्र महुआ पे, वो बहुत ही गंभीर हैं और हम जानते हैं कि सीबीआई ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है, लोकपाल ने ये सिफारिश की है। ऐसे में सीबीआई की जांच भी उनके खिलाफ शुरू होने वाली है। देखिए, सीबीआई ने निश्चित तौर पर जांच शुरू की है। लोकपाल की निर्देश के बाद लोकपाल में भी इस बात की शिकायत हुई थी। आचार समिति ने यह देखा था कि ये किस तरह से एक सांसद के तौर पर उनके उल्लंघन का मामला है, जो नियम है उन नियम उल्लंघन का मामला है और उस पर उन्हें दोषी पाया गया, जो सूत्र बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पैसे का लेन देन जो है उसको लेकर हम देखें कि बहुत गंभीर सवाल उठे थे कि आप सवाल पूछने के बदले गिफ्ट लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो वो उस मामले में एक तरह से देखें जांच एजेंसियों की भूमिका होती है और जब शिकायत की गई सीबीआई को इस पूरे जांच, इस मामले में जांच करने का लोकपाल से अनुरोध किया गया, उसके बाद लोकपाल ने वो सिफारिश करने के लिए दिशा निर्देश सीबीआई को दिया। उसके बाद महुआ मोइत्रा मामले की जांच सीबीआई को भी सौंपी गई और सीबीआई उस पर जांच करे, तो निश्चित तौर पर गंभीर मामला हो जाता है। ऐसे में अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं, उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है और शीतकालीन सत्र है, ऐसे में फिर से टीएमसी की तरफ से हो हंगामा दोनों ही सदनों में देखने को मिल सकता है, कार्रवाई फिर से बाधित हो सकती है। जी देखिए, टीएमसी की अपनी रणनीति हो सकती है। शुरू में जब ये मामला सामने आया तो हमने देखा कि टीएमसी ने महुआ मोइत्रा का उस तरह से बचाव नहीं किया, लेकिन बाद में जरूर टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी और बाकी नेताओं ने महुआ मोइत्रा के बचाव करने की से जुड़े बयान दिए। लेकिन जिस तरह से महुआ मोइत्रा के समर्थन में टीएमसी एक तरह से देखें तो खड़ी नजर नहीं आई। तो निश्चित तौर पर क्या रणनीति होगी आगे टीएमसी सांसदों की, टीएमसी की, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम जानते हैं कि पहले दिन ही ये रिपोर्ट रखी जानी है जिसमें महुआ मोइत्रा के लोकसभा सदस्यता से निष्कासन की सिफारिश की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। बात विधानसभा चुनावों की करें तो 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मतगणना कल होगी 3 दिसंबर को। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस प्रक्रिया में प्रत्याशी के अलावा उनके एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी मौजूद होंगे। सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना का काम 14 टेबलों पर होगा। मतगणना को लेकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी मतगणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। मतगणना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि मतगणना स्थल पर किसी भी तरह का कि उनके कोई बाधा न पहुंच सके। राज्य में मतगणना स्थल की तैयारी हो चुकी है और जो काउंटिंग टेबल्स लगनी है, करीब 2538 काउंटिंग टेबल लगी हैं। 199 विधानसभा का मतगणना 3 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। काउंटिंग जो के पहले स्ट्रांग रूम जो खोला जाएगा 8 बजे, उसमें कैंडिडेट के समक्ष, उनके एजेंट के समक्ष और ऑब्जर्वर के समक्ष आरओ द्वारा काउंटिंग, ये स्ट्रांग रूम खोलकर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। फिर 8:30 बजे से पहला ईवीएम का जो राउंड वाइज काउंटिंग शुरू होगी।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता अनुराग सिंह ठाकुर आज राजस्थान के अजमेर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे पहले जयपुर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में केवल एक दिन का इंतजार बाकी है और राज्य में कांग्रेस की लूट वाली सरकार से मुक्ति मिलेगी। और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। दावे और झूठे वादे ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और जैसा पहले 5 साल पहले राहुल जी बहुत बड़े बड़े वायदे करके गए थे, वो खोखले वायदे भी रहे। और अब मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। कल केवल नतीजे आने बाकी हैं और जनता जो एक अच्छी सरकार चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख में अब बदलाव किया गया है। मिजोरम में अब रविवार की जगह 3 दिसंबर को, सोमवार को 4 दिसंबर को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मिजोरम के लोगों के लिए रविवार का विशेष महत्व होता है, इसी वजह से तारीख में बदलाव किया गया है। रविवार के दिन ईसाई समुदाय के लोग खासतौर पर चर्च जाते हैं और राज्य में 87% ईसाई समुदाय की आबादी है, इसलिए लोगों की मांग थी कि मतगणना की तारीख में बदलाव किया जाए। गौरतलब है कि मिजोरम की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था। इससे पहले मिजोरम की मतगणना भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के साथ ही 3 दिसंबर को होनी थी। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पीएम मोदी दुबई की सफल यात्रा के बाद कल देर रात स्वदेश लौट आए। पीएम मोदी ने दुबई में जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पीएम ने अपने संबोधन में सतत विकास और G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को परिलक्षित किया। पीएम मोदी ने COP28 में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। इसका मकसद वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों का पुनर्निर्धारण करना है। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए कोर ग्रुप स्थापित करने पर सहमति जाहिर की। बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय वार्ता को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने पहली बार बैठक की। और दुबई में जलवायु सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी खींची और उसे सोशल मीडिया पर शेयर की। इटली की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी शेयर करते हुए एक कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा कि COP28 में अच्छे दोस्त। इस तस्वीर में दोनों देशों के पीएम मुस्कुरा रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने #मेलोडी के साथ सोशल मीडिया पर सेल्फी शेयर की है। देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इस मिशन के विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के सब पेलोड्स सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर ने काम करना शुरू कर दिया है। सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर यानी स्विस आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड का दूसरा उपकरण चालू है। स्विस एक लो एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर है जिसकी मदद से सूर्य की हवा में मौजूद प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स को मापा जाएगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में 2 सब पेलोड्स हैं। पहला स्विस यानी कि सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर जो कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि अब चालू हुआ है। वहीं इसका दूसरा सब पेलोड्स सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर है। ये सौर हवाओं में आने वाले ज़्यादा ऊर्जा वाले आयंस की स्टडी करेगा। आदित्य L1 मिशन को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसी साल 2 सितंबर को लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ के बारसूर थाना क्षेत्र में IED विस्फोट में CRPF के 2 जवान घायल हो गए। दंतेवाड़ा पुलिस के मुताबिक जवान खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज चल रहा है। वहीं पूरे इलाके में
तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार के साथ 4 दिसंबर को मनाए जाने वाले नौसेना दिवस से पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि अर्पित की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कल बने दबाव के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके कारण कल और सोमवार को बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की शुरुआत हो सकती है। वहीं दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिसंबर को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज बारिश के साथ साथ प्रदेश के तटीय इलाकों में मिचोंग तूफान की भी आशंका है। चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, चेन्नई, तेनकासी, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों के विभिन्न स्थानों पर मध्यम गरज के साथ साथ बिजली गिरने की संभावना है। तमिलनाडु में बारिश के कारण मदुरै में सथियार बांध पूरी तरह से भर गया है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 12 जिला प्रशासन प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को भारी बारिश से आगाह किया। उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। और वहीं मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के हिस्सों और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को मछली पकड़ने और किसी तरह के व्यापार से संबंधित काम के लिए ना जाने की चेतावनी जारी की है। चेतावनी जारी होने के बाद 5000 मछुआरे समुद्र में नहीं गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण कई जगह यातायात प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इस बीच उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तंगधार रोड पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बर्फ हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद मुगल रोड यातायात निलंबित करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीआरओ ने बांदीपोरा गुरेज रोड पर राजदान टॉप से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। उत्तरी कश्मीर के ऊपरी इलाकों में विशेषकर रजदार टॉप में भी बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके बाद मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। और वहीं दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI कई क्षेत्रों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आज आनंद विहार में AQI 388, अशोक विहार में 386, लोधी रोड में 349, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 366 दर्ज किया गया। और आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी जी, अधिकारीगण, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज आप सबको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस विश्वविद्यालय के पूर्व दीक्षांत समारोह की गरिमा बढ़ाने वाले व्यक्तित्वों में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर C.V. रमन, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, श्री C. राजकपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जैसे मूर्धन्य लोगों के नाम है। इस दीक्षांत समारोह के दौरान ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने वाले
सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि डिग्री प्राप्त करने वाले करीब 80,000 विद्यार्थियों में आधी से ज्यादा बेटियां हैं। मैं उन 129 विद्यार्थियों को भी विशेष बधाई देती हूं जिन्होंने आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इन 129 पीएचडी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 57 बेटियां हैं। मैं इस अवसर पर विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों तथा विश्वविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय और इसके 500 से अधिक संबद्ध कॉलेजों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ी ही संतोष का विषय है कि कुल विद्यार्थियों में लगभग 40% बेटियां हैं। मेरा मानना है कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना देश की प्रगति में अमूल्य निवेश है। देवियों और स्वजनों, एक शताब्दी से विधवा तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देखते हैं महाराष्ट्र से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र संत तुकाडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारतीय रेल लगातार माल ढुलाई में नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय रेल ने नवंबर 2023 तक 1015.6 MT माल लदान का लक्ष्य हासिल कर लिया, यानी कि मीट्रिक टन। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले वर्ष की समान अवधि में हुए माल लदान की तुलना में 36.9 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। वहीं अगर रेलवे के मुनाफे की बात की जाए तो रेलवे ने अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान माल लदान से 11,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। रेलवे ने पिछले साल के 10,05,905.1 करोड़ रुपए की कमाई की तुलना में 11,07.5 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में होने वाली कमाई की तुलना में लगभग 4,102.445 करोड़ रुपए का इसमें सुधार हुआ है। इस दौरान कोयले का 65.48 मीट्रिक टन, लौह अयस्क का 14.9 मीट्रिक टन, कच्चा लोहा और तैयार इस्पात का 5.25 मीट्रिक टन, सीमेंट का 5.58 मीट्रिक टन, क्लिंकर का 4.61 मीट्रिक टन, खाद्यान्न का 3.82, उर्वरक का 5.97, खनिज तेल का 4.176, कंटेनरों का 6.91 और शेष अन्य वस्तुओं का 8.59 मीट्रिक टन लदान हासिल किया है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेल ने व्यापार करने में आसानी के साथ साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेवाओं की आपूर्ति में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और त्वरित नीति निर्माण द्वारा समर्थित व्यवसाय विकास इकाइयों के काम ने रेलवे को अहम उपलब्धि मदद की है। एक बार फिर से रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही हैं। किसी भी साधन का सदुपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी। यही तथ्य टेक्नोलॉजी के साथ भी लागू होता है। अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो देश और समाज का भला होगा, और अगर दुरुपयोग करेंगे तो मानवता का नुकसान होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमारे जीवन को सुगम बना रहा है, लेकिन डीप फेक के लिए इसका उपयोग समाज के लिए खतरा है। इस संदर्भ में नैतिकता से युक्त शिक्षा हमें राह दिखा सकते हैं। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय मूल्यों से युक्त एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करके भारत को एक ग्लोबल नॉलेज पावर के रूप में स्थापित करे।
मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस विश्वविद्यालय ने अपने सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के सभी स्टेक होल्डर्स को साधुवाद देती हूँ। किसी भी देश के विकास में रिसर्च और इनोवेशन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि ये विश्वविद्यालय रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रोत्साहित कर रहा है। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स के नाम से इंडियन पेटेंट ऑफिस में 60 से अधिक पेटेंट्स पंजीकृत है। विद्यार्थियों में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। आपसे ये अपेक्षा की है कि आज स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रिसर्च और इनोवेशन करें और उन इनोवेशंस को इम्प्लीमेंटेशन भी करें। आज पूरे दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। कोई भी संस्थान दुनिया से कट कर नहीं रह सकता है। आपको इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना चाहिए। रिसर्च और इनोवेशन को एक दूसरे से साझा करके ही देश और दुनिया के सामने आ रही चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। देवियों और स्वजनों, शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ शिक्षण संस्थानों की समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। आपके विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध संस्थानों में विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है। स्वाभाविक है, इनमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों भी होंगे। उनकी सहायता करना आपका व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्य है। मुझे खुशी है कि ये विश्वविद्यालय अर्न एंड लर्न, इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट जैसी पहल द्वारा उनकी मदद कर रहा है। मैं चाहूंगी कि आप सभी अध्यापक और विद्यार्थीगण व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर शिक्षा और विकास यात्रा में पिछड़ गए लोगों को के साथ लेना के लिए प्रयास करेंगे। आपका ये प्रयास अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। राष्ट्र संत टुकड़ू महाराज, जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय है, उन्होंने ग्राम गीता में लिखा है, हावे मोठे बाबू साहेब, काम जोजवी पैसा खूब, मोठी पदवी दिखाऊं धव, हे उच्चता मुढ़जी नोए। इसका भावार्थ है, ऊंची डिग्री, अच्छी नौकरी, बड़ा पद, कम मेहनत और ज्यादा वेतन तथा दिखावटी आनबान मनुष्यों की श्रेष्ठता के लक्षण नहीं है। देवियों और स्वजनों, इस विश्वविद्यालय ने ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ये विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक प्रकाश स्तंभ के रूप तो अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो कि राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। जिसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।